एक ना कम्युनिटी है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी बहुत ही हिडन सोसाइटी है, तो मैं एक मेंबर से मिली हूँ। पीछे ये बहुत ज्यादा वायरल हुए थे दिलजीत पाजी, उनको लेके बहुत ज्यादा इसके ऊपर कमेंट्स आए कमेंट्स आए मैंने थे। भी। कभी दूसरी शक्तियों से कभी कनेक्ट हुए हो आप? आई कैन फील द एनर्जीज। मुझे कभी आपके ऊपर हैवी हुई ना वो चीजें? तो मेरे पास कोई आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि हमारे घर में उनकी कुछ डेथ हुई थी अननेचुरल, एंड उनने अपने बेटे की फिर सेकंड मैरिज कर दी और मुझे वो फील हुआ तो एक स्पिरिट है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। आप किसी से बुला के करवा, किसी को बुला लिया तांत्रिक को और उसे कंट्रोल करवा दी। मेरे को उस रात पे ऐसा फील हुआ कि वो वहीं खड़ी थी। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ हीलर कैसा था? पहला केस मुझे 2014 में आया था। मेरे पास कोई फॉरेन की क्लाइंट आई थी एंड वो बहुत परेशान थी कि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई हूँ एंड इवन वो तांत्रिक वगैरह के पास भी गई थी। कि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसकी जो बेटी थी जो कि 22-23 इयर्स की थी और बेटा भी यूएस में था, अलग अलग सिटी में थे। कहती बेटे के लिए वो इतना गिफ्ट खरीदी, मगर जैसे ही बेटा सामने आता है तो उसे मन करता है कि वो निकाल देती है, घर से बाहर निकाल देती है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें आप किस नाम से बुलाना चाहते हैं, आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। बिकॉज शी ट्रेंड एज अ डेंटिस्ट बट लेटर ऑन उन्होंने अपना एक डीप कनेक्शन डिस्कवर किया इस यूनिवर्स के साथ और आज वो एक टैरो कार्ड रीडर, एक हीलर और एक लाइफ कोच है। उनके साथ बात करके आज मैंने कोशिश की बहुत सारी हिडन लेयर को अनकवर करने की जो कि एक ह्यूमन बीइंग को हीलिंग में हेल्प करते हैं। आज है हमारे साथ डॉक्टर मोनिका चोपड़ा। डॉक्टर मोनिका, वेलकम एट एनएफटी। कैसे हो आप? गुड। बहुत परफेक्ट अच्छी बाय द बात। ग्रेस ऑफ गॉड। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ का सफर, जो एक डेंटिस्ट, फिर एक टैरो कार्ड रीडर, देन एक लाइफ कोच, एक हीलर, तो ये कैसे इतना चेंज कैसे और क्यों आया? शायद चेंज तो दीपक मुझे लगता है तभी आ गया था व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मैं 10th में पढ़ रही थी तो बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, मैं ट्रक के नीचे आ गई थी एंड वो मेरे लिए वो चेंज तभी आ चुका था क्योंकि उस समय वो मेरे लिए था कि कर्स हो था मेरे लिए कि ये क्या हुआ। मेरा फेस पूरा मिरर में देखने लायक नहीं था, ओके। ठीक है, और मेरा हाफ हैंड स्टिचेस से जुड़ा हुआ था, तो वो मेरे लिए बहुत चेंज था। फिर पेरेंट्स का ये कहना था क्योंकि मेरे यहाँ पे ज़्यादातर साइंस फील्ड के ही लोग हैं। मेरे पापा एग्रीकल्चर ऑफिसर थे तो उन्हें था कि बेटा डॉक्टर बनना है। तो मुझे उसी टाइम से एक चेंज था कि मैं एक क्लेरोवेंट हूँ जिसे दिखने लगता था, विजन्स आते थे, बट बीइंग इन अ ब्राह्मण फैमिली फादर ने उनको दबा दिया कि नहीं हमें पढ़ना है, क्योंकि मेरे पापा को म्यूज़िक का बहुत शौक था। तो उन्हें लगा कि वो डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो म्यूज़िक में एकदम से चले गए थे और उनकी पढ़ाई सफ़र करी। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं डेंटिस्ट बनी, फिर मैंने प्रैक्टिस भी करी। प्राइवेट क्लिनिक में मैं जॉब करती थी जयपुर में। यहाँ पे भी आके मैंने लुधियाना में साल भर जॉब की है। बट साथ-साथ मैं बस बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, विज़न्स बंद नहीं हो रहे थे मेरे। और जयपुर में मैं ऐसे ही घूमते-घूमते एक बुक स्टोर पे गई, वहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव से अमेंडा हॉल के कार्ड्स मिले। राइडर वेट नहीं थे, वो अमेंडा हॉल के थे, अब नहीं आते। ओरिजिनल अमेंडा हॉल के गोल्डन कलर के विद स्टार एंड मून वो वाले कार्ड्स थे, मैं ऐसे ही ले आई। एंड रात को मेरा बेबी बहुत छोटा था तो मैं ऐसे ही करती रही एंड वो मेरे कार्ड रीडिंग मैंने सीखी नहीं, बट मुझे लगा कि मेरी एक साइकिक एंड क्लेरोवेंट जो मेरी थी उसको एक डायरेक्शन दे रहा था वो बस। आपको हिंट मिलना स्टार्ट हो गए थे? हिंट मिलना स्टार्ट हो गया, मैं कुछ शौक के लिए करने लगी, फिर वो धीरे धीरे शायद यूनिवर्स ने मुझे उसके अंदर डाल लिया, है ना। और फिर हम बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट तो मुझे लगा कि जब मैं हीलिंग मैंने 2012 के अंदर ग्रैंड मास्टर रेकी अपना किया था, तो जो मेरी मैम थी वो किसी को रेकी अट्यूनमेंट्स नहीं देती थी, ज़्यादातर उनके बाहर के क्लाइंट्स होते थे एंड वो मैं किसी के थ्रू मिली एंड शी टोल्ड मी कि आई मेक यू टिल ग्रैंड मास्टर। तो उन्हें मुझे ग्रैंड मास्टर का जब दिया तो मैं हीलिंग में जब आई बुक्स पढ़ी तो मुझे लगा कि मेडिकल स्टूडेंट होके मुझे उस डिजीज़ का पता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ब्रेन क्या चीज़ बॉडी में हो रही है और कहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे मुझे हीलिंग देनी चाहिए, तो वो बहुत हेल्प की मुझे। और अब आके लगता है कि अब कुछ बुक्स ऐसी मैंने पढ़ी तो मुझे यही फील हुआ कि माइंड की एक पावर है
जो एस्ट्रोलॉजी में करती थी, क्योंकि मेरे फादर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी शौक के लिए करते थे, तो मैंने उनसे सीखी थी। और ब्राह्मण फैमिली में थे तो बचपन से ग्रंथ, मैं जब 6th में थी तो मैं रामायण पूरी पढ़ लेती थी नवदुर्गा के अंदर। तो ये सब पहले से कर रहे थे, मगर एकदम से लगा कि यार कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। एक साइकोलॉजी के अंदर आता है टर्म मंकी माइंड एंड अ ट्रेन्ड माइंड, शायद सुना होगा। तो हम कहीं ना कहीं डॉग को ट्रेन करना ज्यादा पसंद करते हैं माइंड को ट्रेन करने से। तो आई ऑलवेज से ट्रेन कर लोगे। जब भगवत गीता में आप 2nd अध्याय पढ़ते हो तो उसके अंदर श्री कृष्ण ने हमेशा बुद्धि योग कहा गया है कि कर्म से इंपॉर्टेंट बुद्धि योग है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना आना चाहिए। वो एक पैटर्न है, हैबिट है। जब मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे, सिर्फ एक ही था कि स्ट्रेस, तो मुझे लगा कि यार प्लैनेट्स मत सोचो। मेरी कुंडली देख के मेरे डैड ने मुझे डॉक्टर बनाया था। फ्रेंकली सेइंग, मेरी कुंडली देख के आज भी मुझे मेरे जो ग्रह हैं वो यही बताते हैं कि मैं डॉक्टर होनी चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, पर यूनिवर्स ने या मेरे माइंड ने या मेरे को जो चीज़ हो रही थी उसने मेरा प्रोफेशन ही चेंज कर दिया। यूनिवर्स ने आपके लिए पहले से कुछ अलग सोच रखा है। हाँ, तो कुछ सही समय होता है हर चीज़ के लिए। सरेंडर और एक्नॉलेजमेंट तो कभी भूलनी ही नहीं चाहिए। अगर वो छोड़ दोगे तो माइंड ट्रेन करना बहुत इजी रहेगा। हमें सब कुछ आता है वाला जो कंसेप्ट है ना, वो खत्म करना पड़ेगा सबको। जी, आप कह रहे हो आपके पापा पहले से ये चीजें जानते थे या करते थे, उनकी काफी अच्छी प्रैक्टिस थी, तो आपको नहीं लगता कि वो देन उनकी है, जो आपको विजन आते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे ही आपको मिला? मे बी, बट हाँ, लाइक हमारे घर में कोई भी सिंगर नहीं है, तो मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं। अभी जो कंपटीशन भी हुआ था सीनियर सिटीजन्स का, ही केम फर्स्ट बॉम्बे में, तो वो उनको शौक हुआ। ऐसे ही उनने एस्ट्रोलॉजी शौक के लिए सीखी। ऑफिसर होने के बाद उन्हें टाइम नहीं मिलता था, एज अ एग्रीकल्चर ऑफिसर वो रिटायर हुए हैं, मगर उसके बाद भी उन्हें शौक के लिए सीखी। मैं उन्हें देखती रहती थी। पर विजन्स हाँ किसी को आते नहीं थे। मुझे लगा कि वो एक जो एक्सीडेंट हुआ ना, उससे मुझे बहुत चेंज किया। मैं डिप्रेशन में भी जा सकती थी, बट मेरे लिए मेरे फादर एंड मदर ऐसे खड़े थे कि कुछ करना है ना। और आज मुझे फील होता है कि स्कार्स एंड पेन इज ऑलवेज योर आइडेंटिटी। पेन ही सक्सेस है। कंफर्ट एडिक्शन है, ड्रग है ना। जो अभी की जनरेशन को कंफर्ट चाहिए टू अर्न मनी एंड कंफर्ट नहीं, कंफर्ट इज ऑलवेज एन एडिक्शन। इट्स अ बैड एडिक्शन, लाइक अ कोकेन। तो मुझे लगा पेन जो मुझे मिला ना, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक पेन होता है। किसी की भी स्टोरी, जो भी बुक्स पढ़ोगे, उसका एक फेलियर है, एक पेन है और फिर सक्सेस है। और जो उस पेन में पड़ गया ना और उसने फिर अपने आप को डिप्रेस कर लिया, किसी भी चीज में चला गया, वो खत्म हो गया। तो आपको मौके हमेशा मिलते हैं। कुछ लोग फन के लिए करते हैं, और एज अ ह्यूमन अगर आपने जन्म लिया तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आपको कोई एडिक्शन नहीं हो सकता। हर इंसान का एक एडिक्शन होता है। किसी के लिए लोनलीनेस एक एडिक्शन है, किसी के लिए मेडिटेट करना एक एडिक्शन है, किसी के लिए गुरु की सेवा करना एक एडिक्शन है, किसी के लिए गॉड को अपने आप को डिवोट करना एडिक्शन है, किसी के लिए बुक्स पढ़ना एडिक्शन है, किसी को पेट्स को देखना एडिक्शन है, किसी के लिए ड्रग्स लेना एडिक्शन है। बस अब आपकी चॉइस है, आप किस चीज को एडिक्शन में लेके आ रहे हो। वो आपका फैसला करेगी कि आप किस सक्सेस रेट पे हो। किसी के लिए बुक्स इतनी पढ़ेगा, वो एक एडिक्शन होता है। अगर पेरेंटिंग के टाइम पे बच्चों को एक हैबिट अच्छी मिल जाए ना, एक एडिक्शन एक चीज का बढ़ जाए। किसी को पैसे कमाने का एडिक्शन है, योर एडिक्शन मेक्स अ गुड लाइफ ऑफ योर फ्यूचर। वो फ्यूचर आपका तय कर देगा। मुझे शायद क्यूरियोसिटी थी हर चीज की, क्यों हो रहा है। आपने टैरो कार्ड रीडिंग ही क्यों चुना? मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं करने के लिए, आप इस फील्ड में भी जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं, पर सिर्फ टैरो कार्ड ही क्यों? मैंने टैरो कार्ड, मेरे लिए शायद वो एक ओपनिंग थी। मैंने कहा ना कि मैं बस गई बुक स्टोर पे बुक खरीदने के लिए, मुझे वो अमेंडा हॉल के कार्ड्स दिखे। मैंने नेट से पढ़ना चालू किया, धीरे धीरे मैं उस प्रैक्टिस में, और मुझे लगा कि वो मेरी जो स्टोरी मुझे दिख रही है वो उसको फ्रेम अप करने में हेल्प कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को समझा। उसके बाद मैंने एज सच टैरो नहीं, उसके बाद मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोटिज्म, फिर वो एक स्टार्टिंग थी, चुना नहीं था। शायद यूनिवर्स ने चुना था
मेरे लिए कि वो एकदम सामने थे, जैसे अल्लादीन को चिराग नहीं चिराग मिल मिले। गया। जी 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 जी। सेम वो चीज़ थी कि मुझे टैरो सामने दिख गए और मेरे को वो एक विजन्स आ रहे थे, उनको एक लैंग्वेज मिल गई। टैरो गिव्स मी लैंग्वेज, उसको लैंग्वेज दे दी जिसकी आवाज़ नहीं थी, पिक्चराइजेशन थी। आपको विजन कब आते हैं, मतलब मैं अगर पूछूं अभी कुछ है? अभी ऐसे नहीं है, जब मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, है ना, ओके। तो आते हैं, मुझे अभी आ रहा है, बट मुझे उसकी लाइट नहीं दिख रही कि ऐसा होगा, होने वाला है ना, कि ये चीज हो जाएगी। अब बताना मुझे कुछ हाँ, अगर जरूर होगा। जरूर जरूर। ठीक है। और अगर हम बात करें कि आप हीलर की तरह, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ हीलर कैसा था? क्योंकि आप किस चीज को हील कर रहे हो, एक बंदा डिप्रेशन में आप उसको हील कर रहे हो, या कोई कहीं और किसी चीज के प्रेशर में आप उसको हील कर रहे हो, वो आप थोड़ा बता सकते हो कैसा है? मैंने हीलिंग अब जो डिजीजेस हमें होती है उनके लिए की करती हूँ, बट पहला केस मुझे 2014 में आया था। मेरे पास कोई फॉरेन की एक क्लाइंट आई थी एंड वो बहुत परेशान थी कि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई हूँ एंड इवन वो तांत्रिक वगैरह के पास भी गई थी, कि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसकी जो बेटी थी जो कि 22-23 ईयर्स की थी और वो यूएस में थी और बेटा भी यूएस में था, अलग अलग सिटी में थे। कहती है बेटे के लिए वो इतना गिफ्ट्स खरीदती है और वो खुद डॉक्टर है, और मगर जैसे ही बेटा सामने आता है तो उसे मन करता है कि वो निकाल देती है, घर से बाहर निकाल देती है बेटे को, मतलब अपने भाई को, मतलब वो उसको देख ही नहीं पाती है। तो बोलती है मुझे किसी ने कहा था कि मैं पीरो के गई थी, किसी ने उन पे ब्लैक मैजिक कर दिया, दोनों बहन भाई की नहीं बनती। ब्लैक मैजिक होता है? सम एक्सटेंट होता है, Okay. जिसे मैं कहूंगी कि दिए के ऊपर रोशनी है तो दिए के नीचे अंधेरा भी है। तो अगर ऊपर रोशनी के लिए भगवान है तो पाताल एक अंधेरा वाला भी है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए। मुझे लगता है स्पिरिचुअल जो होते हैं और हम भगवान की पूजा जो कर रहे हैं उससे ज्यादा डिटर्मिनेशन उन ब्लैक मैजिक वालों को होता है, और ब्लैक मैजिक हर कोई नहीं कर सकता, बहुत माइंड स्ट्रांग चाहिए उन विद्याओं को। नहीं आपके पास कभी कोई आया कि ब्लैक मैजिक के लिए कि मेरे को करवाना है या कुछ ऐसा? हाँ, बहुत सारे आए कि आप कुछ ऐसा कर दो ना ये हो जाए, ऐसे नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है, बट वो एक बहुत बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। आपके सामने रोज कोई गुरुद्वारे जा रहा है या मंदिर जा रहा है, आपको पता होगा वो ये पाठ पूजा करता है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि वो बंदा ब्लैक मैजिक करता है, क्योंकि वो बहुत हिडन है। और उसकी पावर ही इसलिए है डेविल की क्योंकि वो हिडन है। कोई कभी ऐसा केस आया जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो और आपने उसको फिर उस चीज से निकाला हो, कुछ ऐसा हुआ है? कोई एक्सपीरियंस आपका? ऐसा हुआ है, जैसे मैंने जो पहले एक्सपीरियंस में बोल रही थी वो साइकोलॉजिकल केस था, वो ब्लैक मैजिक का नहीं था, ठीक है ना। और ये जो मैं आपको कहूंगी कि ब्लैक मैजिक के लिए आया तो कोई स्पिरिट अटैक था, बेसिकली ब्लैक मैजिक नहीं था, कुछ स्पिरिट अटैक था। कहीं ना कहीं जब आप वीक होते हो, ब्लैक मैजिक कोई भी कहीं भी कर सकता है, बट एक चीज है, तो जो वीक है ना उन्हें ब्लैक मैजिक असर करता है, जो माइंड से वीक है। तो मेरे लिए हीलिंग थी फर्स्ट थिंग कि हमने मंत्रों से करा, उसके अलावा उसका माइंड स्ट्रांग करना, उसको स्ट्रांग करना। बेसिकली अगर वो स्ट्रांग है ना तो ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि बच्चे एक प्योर सोल है ना, तो प्योर सोल के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है? क्योंकि मोस्टली देखा गया कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा करते हैं लोग। यार तो प्योर सोल आप बोल रहे हो ना, क्योंकि आप भगवान को मान रहे हो, जिसकी भूख है। अब मैं कहूँ शेर है, शेर यार इंसान को कैसे खा सकता है, मैंने तो उसे मारा नहीं, आप जंगल में गए हो तो शेर आपको भी खाएगा। अगर आप उसे नहीं खा रहे हो तो ये नहीं कि वो आपको नहीं खाएगा। आपने अगर कहा कि बच्चे प्योर सोल है, बट जो ब्लैक मैजिक कर रहे हो उसके लिए मैंने कहा ना आपको बहुत माइंड स्ट्रांग चाहिए ब्लैक मैजिक करने के लिए। उनके लिए फिर एक टारगेट होता है, फिर उसमें ये नहीं देखा जाता बच्चा है बड़ा है, वो एक टारगेट है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कभी दूसरी शक्तियों से कभी कनेक्ट हुए हो आप, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत बार ऐसा फील किया है, क्योंकि मैंने कहा ना क्लेयरविंड, और उसके अलावा आई कैन फील द एनर्जीज। मुझे कभी आपके ऊपर हावी हुई चीजें? बहुत बार होती हैं, अभी भी होती हैं, क्योंकि हवा है वो, एंड सोल हर जगह घूम रही है। तो मैं बहुत बार ऐसी सोल और उनसे मिली हूँ। डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा घर, जब आप घर इधर से उधर शिफ्ट करते हो, वो प्रॉपर्टी किसकी है, उस प्रॉपर्टी पे क्या हुआ है। तो ये मैंने बहुत, मेरे कुछ क्लाइंट्स एनसीआर की तरफ के, गुड़गांव, नोएडा, बॉम्बे, महाराष्ट्र में
ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे फ्लैट्स बन गए और उस ज़मीन पे कोई घर था और वो नहीं बेचना चाह रहा था, बिल्डर्स ने ले लिया, तो वहाँ पे स्पिरिट्स थी जो परेशान कर दिए। अब फ्लोर बन गए 32, 32 के 32 फ्लोर वालों को नहीं कर रही, बहुत बड़ी सोसाइटी बन गई। अब वहाँ कुछ जो उसे वीक लगा, उस स्पिरिट ने उस पे परेशान किया। तो इसका हल भी तांत्रिक ही है मतलब, या नहीं, इसका हल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक ही है। जो चीज़ लगता है मुझे, क्योंकि मैं एक फैमिली के अंदर रहती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, हस्बैंड हैं, तो मेरे लिए कुछ लिमिट्स हैं जहाँ मुझे लगता है कि मेरी लिमिट से ऊपर है, तो मैं कहती हूँ। मगर जो मेरी फील्ड है इसमें बहुत धोखा भी है, बहुत झूठ भी है। आपको सही पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है और सही लोग बहुत कम है। और ये सोशल मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही ब्रेन वॉश किया हुआ है आजकल। मुझे लगता है लास्ट फ्यू ईयर से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ गया। ये बहुत ज़्यादा आ गया है। जिसे हम भी नॉर्मली आप स्क्रॉल करते हो कुछ ना कुछ आ जाता है, तो वो चीज़ें कैसे पता चले कि ये सही है या गलत है? मतलब अब किसी को ऐसे बहुत सारे उपाय मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो मेरे लिए सही है या नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, एक तो है कि ऐसे रेमेडी नहीं करनी चाहिए जब तक आप किसी से कंसल्ट ना करो। मगर कुछ चीजें सही गलत में भी एक थॉट प्रोसेस है। मैंने कहा ये पेन बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारे लिए लकी है, दूसरे के लिए लकी नहीं है। तो बेसिकली उसने उस किस थॉट से करी है ना। और दूसरा, कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई कह रहा है राहु के लिए ये अच्छा है तो दूसरा कुछ और कह रहा है। किसी ने कुछ कहा, मैंने भी देखा अभी सोशल मीडिया पे, जिसका जो मर्जी है वो कह रहा है ना। और रेमेडीज भी, अगर कोई कह रहा है इत्र लगाओ तो दूसरा कह रहा है इसमें ये कॉम्बिनेशन है, इत्र ना लगाओ। तो बेसिकली देखो, ज़ील विदाउट नॉलेज नहीं चलती, एंथुसियाज्म चाहिए, हमें नॉलेज भी चाहिए। तो आप थोड़ी सी तो नॉलेज रखो, ऐसा मत करो कि एक ही चीज़ के ऊपर चलते जाओ और वो उपाय रेंडमली कर लो। आई डोंट सजेस्ट कि रेंडमली ऐसे उपाय करो। बहुत ज़्यादा मैं उपाय नहीं बताती जब तक मुझे फील नहीं होता कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए या आपने मन में सोची है। बेसिकली कोई मैजिक नहीं है, इट्स अ थॉट प्रोसेस। मैंने आपका थॉट कैच कर लिया कि आपने 5 साल पहले यहीं कुछ बोला था और आपने ये नहीं किया, या आपके मन में आ रहा है मैं सुखमनी साहब का पाठ करूँ या मैं हनुमान जी का पाठ करूँ और आप नहीं कर रहे हो, ठीक है वो। मगर रेमेडी बहुत ही पर्टिकुलर रहना चाहिए आपको। मुझे नहीं लगता कि वो उसको रेंडमली कर लेना चाहिए। टैरो कार्ड रीडिंग से आप कैसे हेल्प करते हो? मतलब वो आप जो कार्ड रीड करते हो वो आपको बताते हैं एग्जैक्ट ये इश्यूज है, ये इनके सोल्यूशन है? बिकॉज नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो आप जस्ट एक कार्ड पिक कर रहे हो और उसको देख के कोई कैसे किसी का फ्यूचर बता सकता है। तो ये डेफिनेटली आपकी एक स्टडी है, आपकी एक टैरो कार्ड वैसे भी देखो, सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुए थे एंड पिक्चर्स से थे। अभी मैं इंस्टा इन पे सोशल मीडिया पे आई डोंट से कमेंट टू एनीवन, मगर मैंने देखा है कि आप ये टैरो कार्ड रीडिंग सीख लो या कुछ लो। देखो, जो चीज आपका फ्यूचर बता रही है उसमें कोई पावर है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पावर के लिए आप रेंडमली कर सकते हो। मतलब आप में उसको हैंडल करने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, उसके मीनिंग्स होते हैं, उन 78 कार्ड्स के कुछ कुछ मीनिंग्स हैं, मगर वो आपका इंट्यूशन और आपकी साइकिक एबिलिटी है जो ने बता पाता है कि ये एक कार्ड बहुत मीनिंग्स दे रहा है, 24 मीनिंग्स हैं, बट वो किस सिचुएशन में जाके किस तरीके से होंगे, तो वो एक स्टडी है। स्टडी ठीक है, मगर उनको हैंडल करने के लिए भी आप में एक पावर होनी चाहिए, क्योंकि टैरो का एक असूल है, या तो आप उन्हें रूल करते हो या वो आपको रूल करते हैं। जैसा वो चाहते हैं आप बोलते हो, या आपको जो दिख रहा है आप बता रहे हो। ये एक्चुअल में होता है उस समय जब आप उस माहौल में होते हो। एंड इन दिस 16-17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दीपक, मेरे को बहुत लोगों के आए कि आप यहाँ पे स्टॉल लगाओ, ये करो, बट मैंने उसे एक स्पिरिचुअली कंटेंट लेके मैंने कभी भी अपने रूम या एक स्पिरिचुअल प्लेस से बाहर निकल के नहीं किया। तो वो एक टूल है, बट उसे टॉय की तरह यूज मत करो। कुंडली और टैरो अलग अलग है? यस, कुंडली एंड टैरो कहीं ना कहीं अलग अलग है। ओके। कुंडली प्लैनेटरी मूवमेंट्स है कि ये दशा आ रही है, ये आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये ऐसा हो रहा है और ऐसा होने वाला है, और ये आपका डिसीजन सही है कि नहीं है, कि इस पाथ पे जाना चाहिए या नहीं। आपको बेसिकली डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते। पर मैं शायद
टैरो को जब मैं करती हूँ तो वो मेरे को डिसीजन मेकिंग, बट मुझे कुछ ज़्यादा ही उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखा देता है या उसकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी बता देता है। वो मेरी एबिलिटी है, समथिंग डिफरेंट। तो जैसे मेरी कुंडली बनी हुई है, तो मैंने वो एक बार रीड किया, तो मैंने देखा कि वो 35-40 ईयर्स तक का पूरा बना होता है चिट्ठा एक तरह से। टैरो कार्ड से हम अभी का मूवमेंट देख रहे हैं कि हमारे आने वाले वीक्स में कुछ होने वाला है, या हमारा फ्यूचर है कि एक साल का हमारा पूरा हमें हाँ, एक साल तक है, क्योंकि टैरो अगर कुछ सिचुएशंस चेंज हुई तो रीडिंग्स चेंज हो जाती हैं। ओके, मतलब वो एक पर्टिकुलर रीडिंग्स नहीं है आपकी, पर्टिकुलर नहीं है, मगर कुंडली पर्टिकुलर है। बट उसके अंदर भी है कि अब तुम्हारी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, तुम्हारी जैसी कुंडली 1 लाख 2 लाख तो होंगी पूरे दुनिया में। शनि की दशा में तुम बहुत पैसे कमा रहे हो, कोई रो रहा है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है, सेम कुंडली, बट ठीक है वो हेल्प कर रही है। अब वो कह रहा है आपको परेशानी आएगी, परेशानी क्या पता दोस्त की परेशानी से ये कार्मिक अकाउंट है कि मैं उस परेशानी में रोऊंगा तो शायद मैं अपने लिए रो रहा हूँ, दोस्त के लिए रो रहा हूँ, मेरे कोई करीबी के लिए रो रहा हूँ, या तबीयत के लिए रो रहा हूँ, पैसे के लिए रो रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। टैरो हमें थोड़ा सा बता देता है कि क्या डायरेक्शन है ना, इंस्टेंट दे देता है। कुंडली ने तो कह दिया 7.5 साल का टाइम है, शनि आ गया तो शनि परेशानी करेगा, मतलब शनि में कोई गाड़ी भी खरीदेगा, ट्रिप पे भी जाएगा, खुश भी होगा, रोएगा भी। शनि से मेरे को याद आया, ये साल पूरा शनि देव जी का है। हाँ। तो हम इस बारे में बात करते हैं थोड़ी देर बाद, बट मेरे को आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस टैरो कार्ड रीडिंग का जो बहुत एक्सट्रीम हो, आप अपने क्लाइंट का नाम मत लीजिए, बट अगर कुछ याद हो ऐसा कुछ आप एक्सट्रीम इन द सेंस, देखो टैरो कार्ड से नहीं था, बट मेरा विजन था। मेरे पास कोई कपल आया था एंड उसने मुझे बोला कि हम बहुत परेशान हैं, हमें लव मैरिज करनी है, पर मेरे पापा की एक शर्त थी कि तू मॉमडन से भी कर लेना, बट मुझे कुंडली मैच चाहिए। तो मैंने कहा क्या हुआ, बोले हम खन्ना वन्ना सब जगह दूर से, हम 2 साल से भटक रहे और शादी नहीं हो रही है क्योंकि कुंडली मैच नहीं करती। उनके फादर इन लॉ किसी को जानते थे जो बहुत बड़ा ज्योतिष था, बोलते उसको रात को दिखाई, सुबह मेरे को जाना था मिलने, उसने कहा ये शादी नहीं हो सकती और कोई रेमेडी भी नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा, फिर बोले सुबह पता चला, एक फोन आया कि वो एक्सपायर कर गया एस्ट्रोलॉजर, एंड दे वर लाइक कि अब हमारे पापा तो मान ही नहीं रहे। फिर वो कहीं ना कहीं उनने कहा कि पापा हमारे कहने से इनसे मिलने चलो। जब वो मेरे पास आके बैठे, उनने कहा कि हम हर एस्ट्रोलॉजर के पास इन्हें लेके गए, मगर जिनको ये मानते थे उनसे इतना सीख लिया था कि उससे बहस करके और बताया था, देखा मैं तो कह ही रहा था ये होगा ही होगा, ये डाइवोर्स दे देगी, इनके बच्चा नहीं होगा, ये मुझ पर केस कर देगी। मेरे सामने जब वो आके बैठे, मैंने कार्ड्स देखे, मैंने कहा आपके 2 बेटे हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा इसके साथ तो नहीं होगा, शादी आपको करनी ही पड़ेगी, आज नहीं करोगे 2 साल बाद करनी पड़ेगी, बुढ़ापे में आप इनके पास ही रहोगे, और जो परेशानियां मुझे बता रहे हो ना वो आपका छोटा बेटा बताए, मतलब छोटे बेटे के साथ आएगी। एंड आज मेरे ख्याल से 12-13 साल बाद यही हो रहा है। ओके। एंड आप जो बता रहे थे कि वो एस्ट्रोलॉजर एक्सपायर कर गया, वो आपको क्या लगता है उनकी पावर उन पे हैवी हुई या कोई और रीजन, सम और रीजन, या कुछ ऐसा होता है कभी ऐसे उन पे हैवी नहीं हुई, डिफरेंट पावर टकरा जाए, कभी कुछ ऐसा होता है? हाँ, 2 डिफरेंट पावर्स टकरा जाए ऐसा होता है, बट वो होता है जब आप एक तो तंत्र करके मंत्र करने आपके सिद्धि ली है, और एक आप गॉड गिफ्टेड हो, कोई चीज आपको पहले से मिली है ना। आप गॉड गिफ्टेड हो, आपने सीखा नहीं कहीं पे? मैंने सीखा नहीं, मैं टैरो सिखाती हूँ बट मैंने सीखी नहीं आज तक। मैंने सिर्फ रेकी सीखी है और हिप्नोटिज्म सीखा है, जो मेरे को पास्ट लाइफ एंड क्रिस्टल्स ये सब मैंने सीखा है, बट मैंने टैरो रीडिंग नहीं सीखी। पास्ट लाइफ कितना इम्पैक्ट करती है हमारी प्रेजेंट लाइफ पे? बहुत ज़्यादा। मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी तब मैंने, जब डॉक्टर ब्रेन की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनकी बुक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, तो अगर आप उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई एक चीज़ है जिसके पास रिकॉर्ड है। क्या है वो? सेल्स हैं, ऑर्गन हैं, क्या चीज़ है? सोल के पास सारे रिकॉर्ड है कि सोल ट्रैवल करी है, कहाँ कहाँ गई है, क्या क्या करा है। तो सोल फियर कॉज कर देती है। तो अब एक नई हीलिंग चालू हुई है दाओ हैंड्स करके, जो मैंने कनाडा से ऑनलाइन सीखी थी। वो उनका कंसेप्ट है कि सोल अपने आप को बाउंड कर लेती है, उसको एक डर आ जाता है पास्ट लाइफ से। जैसे कुछ लोग कहेंगे ना, अरे पैसा कुछ नहीं होता, पैसा बहुत आएगा, तो कुछ खराबी हो जाती है घर में, बहुत बार बोलते हैं। देखो मन, अगर मैंने मेरे मन में समझ लिया कि मनी तो एक एनर्जी है, तो मनी मुझसे भागेगा नहीं। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए नहीं कमाते
क्योंकि वो एक डर बैठा है, वो कहाँ से आया, पास्ट लाइफ से आया। सोल को फ्री, ये हीलिंग हेल्प करती है। सोल ब्रेन को मैसेज देती है, फिर वो डर बढ़ जाता है। बेसिकली आपकी हीलिंग सोल को फ्री करती है और आज के टाइम में आज की मूवमेंट में जीने के लिए उसे वो पावर्स प्रोवाइड हाँ करती है कि सोल कैरीज द रिकॉर्ड। सोल के पास तो सारा रिकॉर्ड है ना, क्योंकि वो ट्रैवल करके आ रही है। तो और कहीं तो रिकॉर्ड है ही नहीं आपके पास, और सोल ब्रेन को मैसेज दे रही है। उस ब्रेन के पास 2-3 तरीके, एक तो सोल से ले रही है, अब उसको चेंज कौन कर सकता है, पेरेंट्स। फिर वो पेरेंटिंग पे आ जाता है कि वो फियर्स हट जाते हैं। आपने ये लुधियाना में आके स्टार्ट किया? नहीं, मैंने जयपुर से स्टार्ट कर दिया था, और फिर लुधियाना में मैंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, बट मेरे को भी फुर्सत भी नहीं मिलती, ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे क्लाइंट्स हैं। और इंस्टा पे भी मैं बहुत कुछ, मेरी स्टूडेंट थी, मेरे कुछ बहुत क्लोज थे, उनने जब ये स्टार्ट किया अपना, उनने मार्केटिंग का, तो डिसाइडेड कि नहीं आपने आना ही आना है सोशल मीडिया पे, अदरवाइज मैंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। एक ना आपसे जानना चाहूंगा, ये भूत प्रेत है? क्यों नहीं है? कभी फील किया, कभी देखा कुछ ऐसा? मुझे तो फील होते हैं और दिखते ही रहते हैं। दिखते रहते यहाँ नहीं है, यहाँ वाइब्रेशन ऐसी नहीं है, यहाँ नहीं है ना, फिर ठीक है। मैं बहुत ज्यादा हिली एरियाज में और पेड़ के पास नहीं जा पाती हूँ। मुझे प्रेजेंस फील होती है, दिखती है बहुत सारी। वैसे भी जब टेम्परेचर डाउन होता है तो पैनोरामिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। मेरे लिए तो बहुत फिर डेंजर है, मैं तो ट्रैवल ही करता हूँ हिल एरियाज में। तो मैंने फिर कहा ना, डरोगे तो हावी होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप उन्हें परेशान करोगे तो आप मतलब बेसिकली वो है, समझो अभी यहाँ पे भी है, मेरा उनके साथ कोई लिंक ही नहीं है, मैंने कुछ उनको बोला नहीं, कुछ नहीं किया, तो वो मेरे को कुछ नहीं कर रहे, नहीं करेंगी। हाँ, नहीं करेंगी, पर कुछ तो होती होंगी ना, जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी शैतान होते हैं, खपखानी करते हैं। वो पता है क्या होता है कि एक वो बहुत डीप है, अब हम इस बात पे बात करेंगे तो वो एक नॉलेज है कि एक वाइट लाइट है भाई, मरने के बाद सोल कहीं तो जाएगी, और वो कुछ टाइम के लिए खुली रहती है, जो हमारे ग्रंथों में और या मैंने फील किया है। वो जब क्लोजर हो जाता है उसका, उस लाइट का, तो वो सोल फिर नहीं जा सकती, वो यहीं भटकेगी। अब उसको अगर जाना है तो जब वो पाथ किसी और सोल के लिए खुलेगा तब वो जाएगी। तो उस चक्कर में वो बहुत बार अटैक करती है कि इस पर्सन को मैं अपने साथ ले जाऊं, ताकि वो एक पाथ ओपन हो इसके और वो जा सके वहां से। ऐसा होता है कि एक पर्सन का एक पर्टिकुलर एज लिमिट है, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सोल उसकी भटकती रहे उस एज लिमिट तक, ऐसा कभी होता है मतलब, या फिर उसी समय उसको नई बॉडी मिल जाती है? नहीं, नई बॉडी का प्रोसीजर तो देखो बहुत टाइम होता है। अब इसके प्रूफ कहीं नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का या इन आत्माओं का कोई प्रूफ नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता कि तभी उसे बॉडी मिल जाएगी। अगर वो भटक रही है या उसका टाइम नहीं हुआ है तो ऑफ कोर्स वो घूमेगी। तो भटकती आत्मा परेशान करती है? डिपेंड करता है ना, फिर वही आत्मा सोल आप कैसा सोच रहे हो, क्या है, फिर वो फिर खोलने के लिए फिर किसी को अटैक करती है, कुछ चीजों से अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं फ्रेगनेंसेस नहीं, बच्चों को एकदम मत लेके जाओ, मेहंदी ना लगाओ, कुछ चीजें होती हैं जो अट्रैक्ट करती है, जो कुछ अट्रैक्ट करती है। तभी कहते हैं ना, पाठ करो। कुछ मैं इतने बड़े बड़े महात्माओं से मिलती हूँ, वो इतने स्ट्रांग होते हैं, अकेले जंगलों में भी जाप कर रहे हैं, और उस समय बहुत कुछ होता है, बट उन्हें नहीं अटैक करती क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, उन पे नहीं आएगा चाहे वो कुछ भी कर ले। बेसिकली आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। कुछ लोगों की वाइब्स नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव होती है, जैसे आपके साथ मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब फील हो रही है, तो ये कितना इम्पैक्ट, इस वाइब के पास तो कोई और शक्ति नहीं आ सकती? नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ। अगर मैं कहीं ना कहीं, ठीक है मैं पॉजिटिव हूँ, चाहे मैं हूँ, कोई गुरु भी है, एक पॉइंट तक वो पॉजिटिव है। आप में, मुझ में और एक गुरु है, उनमें क्या ही डिफरेंस है? सिर्फ वो कि कितनी जल्दी हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। मैं भी कभी किसी चीज के लिए दुखी होंगी, नेगेटिव होंगी, मुझे उस समय हार्म कर सकती है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस भूत प्रेत के साथ जो हिट हुई हो आपको, और उसने आपको काफी ट्रेवल किया हो काफी लॉन्ग टाइम तक, जिससे आप निकलने की बहुत? हाँ, मैंने की है। मैंने पहले जब शुरू में काम चालू किया था, और मैंने रेकी का ग्रैंड मास्टर भी नहीं ली थी, तो मेरे पास कोई आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि हमारे घर में उनकी कुछ डेथ हुई थी अननेचुरल, एंड उनने अपने बेटे की फिर सेकंड मैरिज कर दी, और मुझे वो
फील हुआ, मैंने उन्हें कहा कि वहाँ पे एक स्पिरिट है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, आप किसी से बुला के करवाओ। उनने ये किया कि किसी को बुला लिया तांत्रिक को और उसे कंट्रोल करवा दी, वो घर से बाहर निकल गई। मेरी गलती ये हो गई थी कि मैंने उन्हें कहा था कि आप मेरा नाम मत लेना या उस तांत्रिक को ये मत बताना कि मैंने, या मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये मैंने बोला नहीं। उनने वहाँ बोल दिया जी हमने किसी से पूछा था, उसका नाम ये है मोनिका, और वो ये कह रही थी। वो इतनी बार उन्हें नाम लिया, मुझे नहीं पता था, बट मेरे को उस रात पे ऐसा फील हुआ कि वो वहीं खड़ी थी और शायद मुझे कंट्रोल करनी नहीं आती थी, क्योंकि मैं गॉड गिफ्टेड थी, तो मुझे तो बस वो कर रही थी, मुझे वो कंट्रोल करनी नहीं आ रही थी मुझे बहुत। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया तो कहता हमने तो करवा दी। मैं कहा मैं पर अपने नाम क्यों लिया वहाँ पे ना, वो उसने मुझे काफ़ी, मेरे को 10-15 डेज लगे उस चीज से फिर निकलने के लिए। फिर मैंने किसी गुरु को अप्रोच किया जो मेरे पापा के थे, उनने फिर मुझे हेल्प किया। एज अ हीलर आप अभी तक कितने लोगों को हील कर चुके हो, और सबसे एक्सट्रीम कंडीशन क्या रही है लोग की? मतलब मैं बात करूं अगर डॉक्टर और एक हीलर, तो ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है? कहाँ पे आपको ज़्यादा करने में मज़ा आ रहा है कि आप किसी को हील करते हो तो वो जो खुशी मिलती है एक सोल को उसके सही पाथ देना, उसका वो ज़्यादा अच्छा है, या एक बॉडी को ठीक करना? नहीं, मैं एज अ हीलर कहूँगी कि मुझे मज़ा उसी में आता है। हाँ। क्योंकि अगर कोई बीमार भी है तो मैं, बहुत बार होता है कि हीरो हार्ट या डीएमसी विजिट करती हूँ, रात भर वहाँ पे रुकती भी हूँ। ज़्यादातर बच्चों के लिए मेरे को वो होता है, या बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है या कोई स्पिरिट अटैक है, तब मैं जाती हूँ। तो मुझे वो लगता है कि दवाइयाँ भी नहीं लगती आपको, है ना। अगर मैं हीलिंग कर रही हूँ तो वो मेडिसिन एक्सेप्ट कर रही है। डॉक्टर्स की भी एक लाइन हो जाती है कि ऊपर वाला देखेगा, है ना। तो एक एक्सट्रीम कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन है जिसे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे माइंड या कोई पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी। उसके लिए फिर मैं एक बुक बताऊंगी, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ है, जिसमें ऑथर ने बोला है कि डीएनए ऑफ सेल जो है उससे आपको डिजीजेस नहीं आते। सेल के बाहर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो आपको बीमार कर रहा है, तो आप उसे बदल सकते हो। उसने उस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया। तो मैंने जब उस बुक को पढ़ा मुझे समझ आया कि नहीं, हम हीलिंग से भी कर सकते। मेडिसिन इज नेसेसरी, बट वो मेडिसिन लगनी भी तो चाहिए ना। लगेगी ही नहीं तो डॉक्टर तो एक सॉल्ट की नहीं लगेगी, एक कंपनी की नहीं लगेगी, तो वो दूसरे सॉल्ट की दे देगा सबसे। बिल्कुल। बीपी लो हो रहा है तो वो हाई की देगा, हाई हो रहा है तो लो की देगा, उसको लेवल में नहीं ला रहा। हमारा मेडिकल साइंस सिम्टोमेटिक है, एज यू शो द सिम्टम्स वैसे आपको मेडिसिन दी जाएगी। मेरी हीलिंग माइंड, एंड कहीं ना कहीं मुझे क्रिस्टल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं बहुत यूज़ करती हूँ क्रिस्टल्स। और उसके अलावा मंत्र, वो मेरी चॉइस है, वो फिर मैं कहूँगी कि वो मेरी कॉल है कि उस जगह मुझे क्या देना है, उस जगह मुझे क्या फील हो रहा है, वो पेन किस चीज़ का है, वो क्यों हुआ है। कैंसर के इतने सारे वीडियोस आ रहे थे लास्ट, अभी जो मेरी रिसेंट हीलिंग कैंसर के लिए चल रही है, और मैंने जो इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है कैंसर पेशेंट को हील करके, कि फीमेल्स को स्पेशली, जब फीमेल्स को हो रहा है डॉक्टर्स कहते थे बिकॉज आप ये खा रहे हो, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसके कारण है, ये करा, आप ब्रीदिंग करो तो नहीं। बेसिकली जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है ना, जब आप कुछ करना चाहते हो और वो आप नहीं कर पाते, किसी प्रेशर में आप अपनी इच्छाएं मान लेते हो और आप टेंशन में रहते हो, तो आपके कैंसर सेल्स बनते। तो अगर मैं उसको रिलीव करूंगी हीलिंग से, तो वो मेडिसिन भी उसको लगेंगी, उसकी कीमो भी अच्छी जाएगी और उसकी हीलिंग भी अच्छी होगी। क्योंकि कैंसर सेल्स जैसे ही आप छेड़ते हो वो और मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, एंड कीमो आपके अच्छे सेल्स को भी खराब करती है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट फिर आ गया कि मैंने हैप्पीनेस पहुंचा दी। मैंने ब्रेन को हैप्पीनेस पहुंचानी है। ब्रेन लड़ाई करने के लिए मुश्किल पता है जब आती है, जब सोल और ब्रेन किसी की हीलिंग कर रही हूँ और वो सरेंडर कर देता है। जैसे मुझे दिख जाता है कि अब इसका टाइम आ गया, वो जा रहा है, इट्स नो यूज। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग आते हैं, कहते हैं आप रख लीजिए ये अमाउंट और आप हीलिंग करिए, एंड आई टेक द परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर मुझे कॉल नहीं होती आई से आई विल नॉट, या मैं एक टाइम पीरियड दे देती हूँ कि 10 दिन अगर ये निकाल लेंगे तो मैं कर दूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, और शायद वो नहीं निकल पाते। अगर सोल और ब्रेन सरेंडर कर देता है, वो आपको विजन आ जाता है, तो मैं हीलिंग नहीं कर सकती। हीलिंग के लिए भी पहले मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा उस
आपको नहीं प्रिपेयर होना, वो अंदर से सोल को नहीं पता ना। हाँ। मैं उस बंदे को जानती नहीं हूँ, मेरे पास तो सिर्फ नाम है, बट उसकी सोल मेरी सोल से कनेक्ट होके तो कर सकती है ना, और उसका ब्रेन, वो वाइब्रेशंस, वो थॉट्स। तो अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। जब उसने सरेंडर कर दिया कि मुझे जाना ही है, और हीलिंग के बाद भी उसकी बॉडी इतनी खराब हो चुकी है कि वो बिस्तर पे ही रहेगा, तो आई थिंक वो कोई पॉइंट नहीं है। मैंने एक बार सुना था कि आपको किसी ने लुधियाना में बहुत ज्यादा डिफेम किया, तो वो क्या था? वो बहुत शुरुआत था मेरी कैरियर का, और यहाँ पे कोई एक मदर डॉटर आए थे किसी के रेफरेंस से, और उनने मुझे ऐसे ही पूछा कि मेरी डॉटर है, इसका करियर बताओ। और वो एज अ सिंगल मदर थी, डाइवोर्स हुआ था, तो उन्होंने अपनी बेटी को बाहर बेंगलोर भेजा था पढ़ने फॉर फैशन डिज़ाइनिंग उनका। तो उन्होंने कहा कि कैसा रहेगा, मैंने कहा मुझे तो ये फैशन डिज़ाइनर नहीं दिख रही। एंड वो ऐसे थी कि क्यों फैशन डिज़ाइनिंग नहीं, मतलब आप सोचिए एक सिंगल मदर अपनी बेटी को पैसे खर्च करके वहाँ भेज, मैंने कहा ये तो फिल्म लाइन में जाएगी। फिल्म लाइन में बोलती मैं तो कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, कैसे फिल्म लाइन में चली जाएगी। उन्होंने मेरी बात सुनी, फिर और भी बातें की, और बाहर जाके मेरे पास से खबर आई कि वो कह रही हो तो पागल है, पता नहीं कुछ भी बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी 4 साल 5 साल बाद फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया कि आपका नंबर सेम ही है, मेरे को आपसे मिलना है। तो वो जब आई तो कहती है मोनिका मैं हैरान हूँ कि तुमने कहा था फिल्म लाइन में जाएगी, पर मेरा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था। और मुझे बाद में तो खुद आए आपके पास? हाँ, उसने मुझे फेसबुक के थ्रू नंबर लेके कांटेक्ट किया, और अब मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, और वो राइटर है, सीरियल्स एंड मूवीज लिखती है वो लड़की, काफ़ी कम उम्र में। ओके। तो वो भी चीज़ मुझे बहुत अब ये बूस्ट करता है मुझे, क्योंकि वो जो उसकी मदद थी वो ज़्यादातर कुंडली और इन सब में बिलीव करती थी। और ऐसा किसी ने नहीं बोला था कि वो कभी भी कि फिल्म लाइन की तरफ जाएगी। कुंडली से मेरे को एक चीज मैं रिलेट कर रहा हूँ कि लव मैरिज में बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कुंडली की वजह से, अगर नहीं मैच कर रहा तो शादी में मेरे प्रॉब्लम है। पास पेरेंट्स बहुत आते हैं, ज़्यादातर लव मैरिज वाले। मेरी वैसे खुद भी लव मैरिज हुई है, और मेरी कुंडली नहीं मिलती। और मेरी भी नहीं मिलती। मेरे पापा जब गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा बेटा क्या चाहती है, वो बोले वो शादी यहीं करना चाहती है, तो फिर कुंडली साइड में रख दे। तो एक तो मंगल के कारण होता है। तब उन गुरुजी ने एक बात बोली थी जो मुझे लगता है कि ठीक है, इस बात पे गौर करिएगा कि अगर आप मंगलिक हो तो आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग है। अगर वो इंसान लव मैरिज करता है तो ब्लेसिंग है उसे, उसको मंगल इफेक्ट नहीं करता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कुंडली को आप इंपॉर्टेंस दें, मगर इतनी इंपॉर्टेंस ना दें कि बेसिकली कंफर्ट। कुंडली आपको ये नहीं बताएगी कि जहाँ आपने शादी करी है वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ के साथ बनेगी, सिस्टर इन लॉ के साथ बनेगी, फादर किसी के साथ बनेगी नहीं बनेगी, हस्बैंड के साथ बनेगी, बस आपने गुण मिला लिए। कई हस्बैंड विमेनाइजर तो नहीं है, ड्रग्स तो नहीं लेता, बहुत सारी चीजें जो कुंडली हिडन चीजें या इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बहुत चीजों को आप इग्नोर कर रहे हो सिर्फ एक गुण मिलाने के लिए। और मैंने ऐसी बहुत सी शादियां कराई हैं जहां शायद 7, 8 गुण, 15 गुण, और पंडितों ने कह दिया है कि ये शादी बेकार है, और वो सक्सेसफुल है। बट बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने तो मिलवाई थी पंडित जी, तब तो कह रहे थे 28 गुण मिल रहे हैं, अब कह रहे हैं अरे इसका ये भारी है, ये पूजा करा रहे हो क्योंकि बन नहीं रही है, लड़की घर आके बैठ गई है ना। तो इससे कोई फायदा नहीं है। मेरे को लगता है आपने भी लव मैरिज करी है, मेंटल लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि मेरे गुण मेरे ख्याल से 10 या 11 ही मिल रहे थे, हमें भी ये बोला गया था कि बनेगी नहीं, बच्चे नहीं होंगे, हाँ बहुत सारी नाड़ी दोष है, बहुत सारी चीजें। मैंने ऐसी एक क्लाइंट देखी उसके नाड़ी दोष, ठीक है, उनने कहा, मैंने कहा नहीं कर दो, वो बहुत बिलीव करते थे, और उनकी शादी हुई। आज उसके बेटे हैं 2, नाड़ी दोष था, ये उन्हें बात पता चला कि RH नेगेटिव भी है वो, मगर उसकी एक प्रेगनेंसी तो बड़ी नॉर्मली हो गई, ये भी नहीं पता चला था। तो मुझे लगता है कि कुंडली है, मगर उससे ज्यादा अगर आपका माइंड नहीं मैच करा, दिल नहीं मिल रहे, तो इट्स यूजलेस। कभी किसी की फेक कुंडली बनाई है शादी करवाने के लिए, लव मैरिज के लिए? आए तो होंगे, आए हैं, बट मैंने नहीं बनाई। मेरे लिए शायद जो मुझे बिलीव करते मेरे वर्ड्स ही काफी है। बिल्कुल। मैं 32 गुण 28 गुण वालों की भी शादी नहीं कराती अगर मुझे दिख रहा है कि वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये मांगलिक क्या है, और ये मांगलिक आप किसे बोलते हो
क्योंकि मांगलिक लोगों को बोला जाता है कि जल्दी शादी नहीं होगी या ये प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में। आपने अभी बताया कि मांगलिक मतलब आपके ऊपर हनुमान जी का एक आशीर्वाद है, हाँ, तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में बता रहे हो, पर मैंने आज तक इसे बहुत नेगेटिव वे में सुना है। बिकॉज नेगेटिव फैला दिया है, बट हम्म। मांगलिक इसकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के अंदर मिडिल के अंदर जो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और सेवेंथ हाउस, 12th हाउस में है, तो आपको इन 4 खानों में जब मंगल बैठा है तो कहीं ना कहीं मांगलिक की प्रॉब्लम होती है। 28 के बाद कम हो जाता है। देखो, मांगलिक को इम्पोर्टेंस पहले बहुत दी जाती थी, क्योंकि उस समय लड़का लड़की 18, 19 साल, 20 साल के होते थे। जैसे जैसे आप लेट शादी कर रहे हो तो वैसे ही मांगलिक दोष कम हो जाता है। और जरूरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गई है, ठीक है ना। पहले के एस्ट्रोलॉजर्स 6-6 महीना, साल भर में एक कुंडली बनती थी, आज 1 मिनट में बनती है शायद। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा मंगल को कोई स्ट्रांग ग्रह काट रहा है तो ठीक है, शनि, अगर उस बंदे का शनि स्ट्रांग है, इसका मंगल स्ट्रांग है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे जा रहे हो, भाई इन 4 के अंदर है मांगलिक है। जैसे अब मुझे लगता है, पहले कहा जाता है कि इंडिया के अंदर हर घर में डॉक्टर है, अब कहा जाता है कि हर घर में एस्ट्रोलॉजर भी है। हाँ बिल्कुल जी, ये हो गया है। अच्छा, आप रेखी बोल रहे थे कि आपने रेखी सीखी है, तो ये आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, रेखी मतलब क्या और ये कितना डीप है? देखो, डीप है। रेकी इज रे ऑफ लाइट। बहुत सारे लोग रेकी सीखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। अब वही बात है कि 8th क्लास में चैप्टर लाइट का पढ़ते हैं, कुछ साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ उसे ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो डिपेंड है कि उस नॉलेज को आप कैसे चैनलाइज करोगे, उसको कैसे यूज करोगे। तो रेकी में पावर बहुत है। मैं रेकी सिखाती हूँ, ग्रैंड मास्टर हूँ। उसकी वैल्यू कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कितने इजीली आप किसी भी चीज को हील भी कर सकते हो। एक वाइट लाइट है जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर अपने चक्रास को, बेसिकली 7 चक्रास पे हम काम करते हैं, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, मैं सिखाती हूँ। मगर मैं ज्यादातर हीलिंग मैग्नीफाइड हीलिंग से करती हूँ। मैग्नीफाइड हीलिंग इज समथिंग जो आपके अबव के 5 चक्रास है, अबव द क्राउन चक्रा। तो रेकी नॉर्मली अगर आप थोड़ी रेकी सीख के फर्स्ट डिग्री, तो आपके माइंड को एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें रेकी सीखी होती है, बट उन्हें ये मास्टर्स ने, उनके ग्रैंड मास्टर्स ने ये नहीं बताया होता कि नहीं भी रेकी की प्रैक्टिस करनी है या ऐसे करना है, तो भी आप अपने हाथ रख के ऐसे सो जाइए, ऑटोमेटिकली रेकी लाइट मूव करेगी और आपकी हीलिंग कर देगी। तो बहुत सारे कंसेप्ट हिडन है जिसे यूज नहीं किए जा रहे। अगर एक प्रॉपर ग्रैंड मास्टर से आप उसे यूज करते हो तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी पावरफुल टेक्निक है। रेकी सिर्फ हीलिंग में काम आती है या इसका अलग भी एक कनेक्शन है किसी और चीज, जैसे वास्तु के साथ या किसी और चीज के साथ? वास्तु के साथ नहीं है, बट मैंने अभी अपने लैंड रेकी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। जो मैं जाती हूँ फैक्ट्रीज या घर जो लेते हैं या लैंड्स को विजिट करने, तो वास्तु एक पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट। बट वास्तु घर का, लैंड का देख लिया कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, गौमुखी है, शेरमुखी है, फाइन। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मिट्टी। मिट्टी कैसी है, वास्तु सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, हाउ इज द लैंड, लैंड की फीलिंग कैसी है। लैंड के बहुत तय तक, जब तक आप नींव बना रहे हो, उसके भी नीचे क्या है। कोई तो हुआ होगा जिस लैंड पे बहुत तप हुआ है, मंदिर हुए हैं, हजारों साल पहले, और कुछ ग्रेवयार्ड्स हैं, वो एनर्जीज पे डिस्टर्ब करती है। फिर चाहे आप कितने भी ट्राइंगल्स लगा लो, कुछ भी कर लो, दैट इज नॉट फ्रूटफुल। वो लैंड उसके लिए बनी ही नहीं है रहने के लिए। क्यों ऐसा है कि उस लैंड पे हॉस्पिटल बन रहा है, किसी लैंड पे मंदिर है, वाइब्रेशंस अच्छी है, और किसी पे ग्रेवयार्ड है। तो लैंड की मिट्टी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो मुझे कहीं ना कहीं रेकी या मेरा सिक्स सेंस, मेरा इंट्यूशन हेल्प करता है मुझे कि आई कैन फील इट कि नीचे तक क्या है। कभी कोई ऐसा एक केस हुआ हो जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हो और उसको आपने? ऐसी बहुत सारी लैंड्स हैं जहाँ पे कोई एक अगर मैं कहूँ कि मुंबई अगर मैंने विजिट किया है या दिल्ली के अंदर, तो कुछ फ्लैट्स बने हुए थे। वहाँ पे किसी की मतलब कि वो फादर नहीं चाहते थे कि वो ली जाए और उनकी डेथ हो गई, और उसको तोड़ के घर को फ्लैट्स बना दिए। तो उनकी स्पिरिट बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। वहाँ पे 5 फैमिलीज रहती थी उस घर में, और ये बहुत पॉश एरिया था दिल्ली का। वहाँ
उस एक ही जगह पे वो ओनर थे, उनका एक छोटा बेटा था 5 इयर्स का, वो उसे इफेक्ट कर रही थी। उसका कहना था, मैंने कहा उससे पूछो, वो कहती है वो अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो बच्चे बताते नहीं है। मैंने कहा उसे कोई दिख रहा है, प्यार प्यार से पूछो। तो कहता है हाँ वो अंकल आते हैं, मुझसे बात करते हैं, खेलते हैं, बट वो कहते हैं यहाँ से चले जाओ। पर उन्हें छोड़ना ही पड़ा क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसका इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं है जब तक स्पिरिट से बात करके वो चाहे ना। बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत स्टबर्न होते हैं, जो एज अ ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कोई स्टबर्न है, आप उसे कितने लोग होते हैं जो अपने मान शान अपनी जिद के लिए कर देते हैं, उतनी सोल भी जिद्दी होती है। जब तक उसे खुद से फील नहीं होगा, है ना, तो वो नहीं छोड़ेगी। आप जैसे राजस्थान में आपका बचपन भी था और अब यहाँ लुधियाना में, तो दोनों के लैंड में कुछ है पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं है। पंजाब इज ऑलवेज सेज द फर्टाइल लैंड एंड राजस्थान हमारा सूखा था। राजस्थान में पैनोरामिक एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा है बिकॉज ऑफ किले जो हैं, और वहाँ है प्रेजेंस। मैं बहुत कम अवॉइड ही करती हूँ जाना, जैसे चित्तौड़ का, उदयपुर, जयगढ़, नाहरगढ़, दे आर हॉन्टेड प्लेसेस कहीं ना कहीं, और इसी का बंद भी हो जाती हैं इवनिंग के टाइम पे, उन्हें मना किया जाता है, तो थोड़ी हॉन्टेड प्लेसेस हैं। तो रियलिटी में है, वो रियलिटी में है बेसिकली। अगर वो हॉन्टेड हो रही है कुछ है, वही बात है कि अगर इंसान की इच्छाएं हैं, भगवान भी उसे नहीं खींच सकता उसकी जिद के आगे। तो सोचो उसकी जिद के आगे आत्मा को वो नहीं खींच पा रहा, तो अगर आप जिद कर लोगे कि मुझे अपनी जिंदगी ऐसे चलानी है, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव या गरीबी या कोई भी चीज कैसे इफेक्ट कर सकती है? जिद, अगर आपने जिद कर लिया तो आपको कुंडली भी इफेक्ट नहीं करेगी। एक ना कम्युनिटी है इल्यूमिनाटी, सुना है आपने? आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो ये है रियलिटी में, मतलब ये क्या है? क्योंकि पीछे ये बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, अपने पाजी हैं दिलजीत पाजी, उनको लेके बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्स आए थे। हाँ, उन्होंने इल्यूमिनाटी इज देयर, बहुत ही हिडन सोसाइटी है, एंड इट इज दैट कि उनका एक कंसेप्ट है कि हम भगवान के आगे झुकते हैं। वो कहते हैं कि भगवान और हम में फर्क ही क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग, और डेविल हमें गले लगाता है। तो इसलिए वो इल्यूमिनाटी को फेवर करते हैं कि हमें झुकना नहीं है। पर इल्यूमिनाटी को इससे देखना, जो भी ज़्यादा तो फॉलोवर्स हैं उसके, वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि रिच होते हैं, बट उनकी एज थोड़ी कम होती है, बिकॉज डेविल को यहाँ जीने के लिए उम्र चाहिए, गॉड तो देंगे नहीं, यूनिवर्स से नहीं मिलेगी, तो वो उनकी बाय करता है, ये कंसेप्ट चलता है। बट ये बहुत हिडन सोसाइटी है, ये ऐसे नहीं है कि आपको पता चल जाए। अपने लाइफ एक्सपीरियंस में मैं एक मेंबर से मिली हूँ, और इस समय वो ड्रग्स के कहीं रिहैब के अंदर है, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो मैंने ज़्यादातर ये फील किया है कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स एडिक्शन में, अब हर चीज़ की एक वो है कि सक्सेस आ रही है, उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो मैं उसे इल्यूमिनाटी को दोष नहीं दूंगी, मैं उसे कहूंगी कि हैंडल करना आना चाहिए। रेखी के बारे में कुछ आप मेरे को और डीप बातें जो पावरफुल हो, कुछ है? पावरफुल मैं कहूंगी कि रेकी मुझे हेल्प करती है किसी चीज़ को जानने के लिए, या हीलिंग करने के लिए। अगर आप बहुत अच्छे से लाइक व्हाट आई फील, तो इस रूम में कौन आके गया है पहले, और इस सीट पे कौन बैठा है, आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप रेकी में कितने डीप गए हो। मुझे वो इंट्यूटिव पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हुई आफ्टर रेकी। तो ये आप कहते हो कि जैसे आप सिखाते हो, तो ये कोई भी पर्सन सीख सकता है? जैसे मैं सीखना चाहूँ तो, या उसके लिए भी आप देखते हो कि इस सोल में वो पावर है सीखने की, उसे हैंडल करने की? हाँ, देखो रेकी के लिए पहला कंसेप्ट होता है जब हम रेकी सीखते हैं, द फर्स्ट कंसेप्ट कि रेकी आपको चूज करती है, आप रेकी को चूज नहीं करते। इट्स अ रे ऑफ लाइट विच इज उसुई की डायरेक्ट कम फ्रॉम द गॉड। अब उसको बहुत सारी सब जनों ने कहने लग गए कि करो करो, मगर हाँ मुझे लगता है कि अगर रेकी आपको चूज करिए, आपके मन में आया है, तो फर्स्ट लेवल वो सब कर सकते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट लेवल जिसके अंदर आपको अपने आप को हील करने की पावर है, आपको स्टेबलाइज करने की, ब्रेन को स्टेबलाइज। अब की बार
सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, ब्रेन नहीं स्टेबलाइज हो रहा है किसी का भी, माइंड प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ब्रेन इश्यूज के कारण है, स्ट्रेस। इसके कितने स्टेज है? अब देखो बहुत ज़्यादा रेकी कमर्शियल हो गई है। जब मैंने सीखी थी, क्योंकि उसूई रेकी के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, तो उनकी स्टूडेंट थी हवाई टक्का, उनके रिकॉर्ड्स थे कि ऐसे ऐसे रेकी होनी है, सिंबल्स। तो अब 3rd A and 3rd B इज द ग्रैंड मास्टर, लास्ट वन। अब मैंने सुना है मनी रेकी ये सब आ गई हैं, बीच में करुणा भी होती है, बट उसको बहुत एक्सटेंडेड कर दिया है, बट बेसिकली इट्स 3rd B ओनली। अच्छा, हम थोड़ा सा अब बात करते हैं भगवत गीता की। ओके। या ऐसी कोई बुक जिसे पढ़ के मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और इन्हेंस कर सकूं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकूं, और मेरे को मेरी लाइफ का एक गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हो? देखो उसके लिए मैं कहूँगी भगवत गीता इज द बेस्ट, मगर पहली बार में भगवत गीता नहीं समझ आएगी जी। कम से कम 4 times 5 times इज द मिनिमम। जितनी बार पढ़ोगे वो कुछ नया सिखाएगी, बट भगवत गीता जरूरी है पढ़ना। बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनने अपने करीबी खोए हैं, अपने फादर मदर। जब आप किसी के लॉस से गुजर रहे हो तो जरूर पढ़ो, वो आपको बहुत ज्यादा एक गिल्ट खत्म कर देगी कहीं ना कहीं कि मेरे पास मेरे फादर नहीं है, ये हो गया, डिप्रेशन जो आ रहा है वो खत्म कर देगी। जैसे भगवत गीता का बहुत शुरुआत में ही अगर एक अध्याय रोज पढ़ते हो, एक नहीं 2-2 3-3 पन्ने भी पढ़ रहे हो, तो इनिशियल जब आप 2nd अध्याय भी पढ़ते हो तो उसमें भी श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप बुद्धि योग से चलते हो, फिर उनने माइंड को इंपॉर्टेंस दी है कि बुद्धि योग जो कि आपकी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, तो फिर आपको कर्म की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। आपका कर्म फलदायी नहीं है जितना आपका बुद्धि, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करना, वो कहीं ना कहीं भगवत गीता सिखाती है। उसके बाद मेरे लिए लाइफ चेंजिंग, और मैं सबको कहूँगी मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, जो कि आपको पास्ट लाइफ से, जो हमारा एक कॉमन सा डायलॉग होता है लोगों का बोलने का, कोई तो पिछले जन्म के कर्म होंगे, मेरे पैसे लेके भाग गया, मुझे दुखी कर रहा है, तो वो एक आंसर देती है और आपकी सोचने का तरीका बदल देती है। सेकेंड मैं कहूँगी पावर वर्सेस फोर्स, डेविड राइटर है उनके, डेविड हॉकिंस, वो आप पढ़िए, वो कहीं ना कहीं वो भी आपके कॉन्शियसनेस को ट्रेन करना और आपका एक स्विच ला देगी। एंड बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, ये चीजें हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी, आपके माइंड को कंट्रोल करना, अपनी डिजीज, जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, वो कहीं ना कहीं सेल्फ हीलिंग में बहुत, मेरा पहला कंसेप्ट अब जो है लाइफ कोच से ज्यादा है सेल्फ हीलिंग। हम सब में हील खुद करने की क्षमता है, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और बहुत सालों से योगी जितने तपस्वी थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर ही रहे थे। ठीक है, एक मेडिसिन हमें जरूरत है, मगर सेल्फ हीलिंग माइंड की हीलिंग है। भगवत गीता को आप कैसे देखते हो? एज अ लाइफ गार्ड की लाइफ आपको कैसे बिताना है वो, या एक एज अ हीलर? दोनों। ओके। इट्स अ लाइफ कोच ऑल्सो एंड हीलर। दोनों क्यों बोलूंगी? क्योंकि अगर आपको लाइफ कैसे देखनी है वो बता रहा है, तो हीलर की तरह वो आपके ब्रेन को भी हील कर रहा है, आपके गिल्ट खत्म कर रहा है, आपको एक्सेप्टेंस ला रहा है। फर्स्ट जो मेरे रूल है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट, आपको अवेयर कर रहा है, आपकी एक्सेप्टेंस लेके आ रहा है आपके माइंड में, और आपको एक्नॉलेज कर रहा है, शुक्राना। तो भगवत गीता को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि सिर्फ वो हीलर है या सिर्फ एक लाइफ गिविंग डायरेक्शन है, वो हर सब कुछ है। एटलीस्ट पढ़ के तो देखो एक बार। सबको पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, और एक बार में नहीं समझ आएगी फिर मैं कहूंगी धीरे धीरे पढ़े। चाहे मैं कहती हूँ कि एक अध्याय कंप्लीट होता है, उस अध्याय को ही दोबारा वापस पढ़ लो। एक एक अध्याय पढ़ के ही ऐसा लगेगा कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, औरों को नहीं पता, मैं उनको बताऊं। डिवोशन आएगा, गिल्ट खत्म होगा, अपने आप को एक्सेप्ट करने की ताकत आएगी, अपना रूटीन चेंज होगा। ओके। और नई चीज एक कहूंगी कि लिथार्जिकनेस खत्म होगी जो अब की जनरेशन में बहुत ज्यादा है। जी जी जी। अच्छा, हम बात करें 2024 की,
शनि का ये, तो ये कैसा है, मतलब किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है? देखो, शनि के लिए बहुत सारे वीडियोस थे कि शनि भगवान है, जब आप बहुत अच्छा ईमानदार हो, काम कर रहे हो तो शनि आपको फल दे देंगे, हाँ। ये सब करेंगे। बट एक चीज याद रखिए कि जो भी जितना भी बड़ा मेहनती या बिजनेसमैन है, खाली मेहनत से बिजनेसमैन बड़ा नहीं बना, हर बिजनेसमैन झूठा है। ठीक है, तो ये कहना कि शनि सिर्फ सच्चों का है, ऐसा नहीं होता। बिजनेसमैन मैं नहीं जानती कि कोई झूठ नहीं बोलता होगा, और वो कोई उसकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी बिजनेस करने की, और वो सक्सेस रेट पे आज 300-400 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग तो ये है कि शनि एक्सट्रीम है। अगर आप 8 को बैलेंसिंग नहीं आती, इट्स एन इन्फिनिटी। जितने भी डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर भी आते हैं, तो आप खुद देखना उन लोगों को बैलेंसिंग नहीं आती, जुनून होता है। फिटनेस है, बहुत फिट मिलेंगे, नहीं है तो बिल्कुल लेथार्जिक मिलेंगे। कुछ करना है तो करके रहेंगे, नहीं तो एक्सट्रीम डिप्रेशन में। मैंने जितने 8 देखे हैं उन्हें बैलेंसिंग नहीं आती। जितने पेरेंट्स आते हैं और उनके बच्चों का अगर 8 नंबर बन रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बैलेंसिंग नहीं सिखाओ इन्हें, बैलेंसिंग नहीं आएगी, बैलेंसिंग करनी बहुत जरूरी। तो ये साल थोड़ा बैलेंस नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट है, शेयर्स है, एकदम से डाउन जा रहा है, गोल्ड एकदम से ऊपर जा रहा है, मतलब बैलेंसिंग नहीं है, ये साल बैलेंस नहीं रखेगा हर चीज। स्टॉक मार्केट से मुझे याद आया, आपने कभी कुछ ऐसा किसी को नंबर दिया है कि ये नंबर लगाओ लग जाएगा, किसी की लॉटरी लगी हो? शुरू में जब पावर आती है ना, जो स्पिरिचुअल मेरे को इंट्यूटिव पावर थी, तो जब अब नहीं करती, बट शुरू के 4-5 इयर्स तो शायद मैंने मैचेस भी खिलाए लोगों को कि ये टीम जीतेगी, ये स्टॉक, मुझे भी बताना। मैंने अब बंद कर दिया बिकॉज मुझे ये लगा ये गलत है। बट वो एक जब नया कोई पावर आती है ना, तो आप थोड़े से बहक जाते हो। फायदा हुआ? Of course. आपने नहीं ट्राई किया कभी? नहीं, मैंने नहीं किया, बट मेरा पहला आईफोन IPL के मैचेस से आया था। किसी ने कैलकाटा में काफी 30-40 lakhs कमाए थे, तो कुछ गिफ्ट गाड़ी आई थी। गुड। अच्छा, अब हम इस पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे फैमिली देख रही है ये वीडियोस, उनके लिए कुछ टिप्स रेमेडीज आ जाएं जो इस साल उनको बहुत हेल्पफुल हो। स्पेशली ये शनि का ईयर है, तो कुछ ऐसा। शनि का ईयर है, पहली चीज है बैलेंसिंग। हर चीज की बैलेंस बना के रखो, फैमिली के अंदर, लाइफ के अंदर, फ्रेंडशिप के अंदर, मनी के अंदर, बैलेंस। ऊपर से ब्रीदिंग, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना बेटर रहेगा। लिथार्जिकनेस मत आने दो। जो भी इस साल में चीज आप करोगे वो एक्सट्रीम में करोगे। अब ये आपकी चॉइस है कि वो एक्सट्रीमिटी आपको आलसपन में लानी है, अपने आप को गिल्ट में लानी है, डिप्रेशन में लानी है। इस साल लोग बीमार बहुत पड़ेंगे कि हमें कुछ हो रहा है, फिर नेगेटिव की तरफ। और अगर वो पॉजिटिव की तरफ है तो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी। एंड ट्रेन योर माइंड। फर्स्ट थिंग कि आप अपने माइंड को ट्रेन करने लगिए। डॉग को ट्रेन करने के साथ साथ माइंड भी ट्रेन करिए। फाइनली थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनिका, आपके साथ बात करके सच में बहुत मजा आया। बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, कैसे अपने को कंट्रोल करना है, अपनी सोल को कैसे पॉजिटिव करना है, इन सब चीजों के बारे में मैंने पर्सनली बहुत सीखा आज। और उम्मीद है कि जितने भी व्यूअर हमें देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीखी होगी। और एक नेक्स्ट पॉडकास्ट हम प्लान करेंगे भगवत गीता के ऊपर। मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर बात हो। ऑफ कोर्स, जरूरी। उसको बात नहीं, मैं कहूंगी कि पहले जब भी पॉडकास्ट की डेट फाइनल करेंगे, जब मैं सुन लूंगी कि 1 या 2 अध्याय आपने पढ़ लिए हैं। जी डेफिनेटली मैं स्टार्ट करूंगा। मैंने बीच में कोशिश की थी, बट फिर वही आता है ना, कहीं ना कहीं से वो रह जाती है। सिर्फ 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहती भगवत गीता के लिए, वो नहीं समझ आएगी, वो एक बार में कभी नहीं समझ आएगी, उसको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इसको हम यहीं पे आप वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट के लिए वेट करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनिका, थैंक यू।